Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel that is Simplified Learning with सईदा सुंबुल। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में किस तरीके से आया और इसके कौन से इम्पैक्ट्स पड़े हैं दुनिया के अंदर। तो लेट्स डिस्कस दिस ऑल थिंग्स टुडे इन दिस वीडियो। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के डेफिनेशंस आपको बहुत सारे बुक्स में और इंटरनेट पर बहुत वेबसाइट्स पर मौजूद मिलेंगी, लेकिन जो सिंप्लीफाइड तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज द मूवमेंट इन विच machines changed people's life and their methods of manufacturing products, that is called industrial revolution। यूरोप में मिड ऑफ 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इंग्लैंड के अंदर मोस्टली। तो इंग्लैंड के अंदर वो कंट्रीज़ वो एरियाज़ जो बैंकरप्ट थे और जो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड थे, उनके अंदर यहाँ की स्टार्टिंग होती है 1760 और 1840 के बीच में। अच्छा, अब समझने की बात यह है कि उस वक्त इंडिया जो था वो ब्रिटेन के लिए इस तरीके से था जो अब हमारे लिए दुबई और अमेरिका हैं। हम ये चाहते हैं कि हम उन कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ जाएंगे तो हमारे सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। इसी तरीके से जो इंडिया था वो उस वक्त के ब्रिटेन के लिए था। ब्रिटिश पीपल ये सोचते थे कि हमारे जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिया जाकर ख़त्म हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हम बहुत खुशहाल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन उस वक्त में इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का फेस कर रहा था, उस वक्त पॉवर्टी को फेस कर रहा था, इतना कि उसको तो इकोनॉमिक अफेयर से ही निकाला गया था और ब्रिटेन की इकोनॉमी को बचाने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो इंडिया में जाकर वहाँ से अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए स्टेप्स उठाता। अब यहाँ के ब्रिटिश पीपल ने वहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जाके क्या किया, उन्होंने जाकर इंडिया को पहले डी इंडस्ट्रियलाइज़ किया, वहाँ से रिसोर्सेज जो है वो इस तरीके से एक्सपोर्ट करना या अपने ब्रिटेन में बेचना स्टार्ट किए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो इतना अमीर था वो अमीर से इतना क़रीब हो गया कि जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता था वो ही इंपोर्ट करने लग गया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यूरोप का मतलब ब्रिटेन का सब कॉन्टिनेंट में आना अल्टीमेटली यूरोप के लिए ही फ़ायदेमंद था। अच्छा, अगर हम इन्वेंशंस की बात करें तो ब्रिटेन ने उस वक्त मशीन्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, स्टीम इंजन्स यूज़ की और स्टीम इंजन इनफैक्ट उसी दौर में ईजाद हुई थी। दैट वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वाट इन 1781। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो ब्रिटेन में था वो इतना ज़्यादा उसका स्प्रेड इतना बढ़ गया यूरोप के अंदर, अब वो डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में भी जाना स्टार्ट हुआ। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी इसकी वेव्स आना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर हमें ये पॉइंट देखने को मिलती है कि जैसे ही यूरोप की इकोनॉमी बढ़ती है, जैसे ही यूरोप रिवाइवल की तरफ जाता है, इंडियन इकोनॉमी वैसे वैसे ही डिग्रेड होती है, उसकी इकोनॉमी ख़त्म होती चली गई। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट और वहाँ पर मुस्लिम्स रूल जो भी था वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गया, यूरोपियंस का रिवाइवल होना स्टार्ट हो गया, इकोनॉमी उनकी स्टेबल होना स्टार्ट हो गई और उनकी कॉलोनीज़ बनना स्टार्ट हो गई। वो अमीर से अमीर तर होते चले गए और हम गरीब से गरीब तर होते चले गए। अब इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल जो था ब्रिटेन का वर्ल्ड के अंदर, ये अल्टीमेटली वीक होता है सिर्फ एक दो ही चीज़ों से, जो वर्ल्ड वॉर्स लगती हैं दो, उसके बाद ही ब्रिटेन गिर पाता है और गिरता है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि ब्रिटेन की इकनॉमी को इतना वीक कर सकती। तो दैट वाज द ओवरव्यू ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया क्यों, क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सिर्फ ब्रिटेन में ही आया, कहीं और पे नहीं आया। ठीक है, ब्रिटेन में इसलिए आया कि ब्रिटेन पहले ही उसमें अमीर लोग
थे और ट्रेड के रास्ते उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे ढूंढना, और शिप्स वगैरह जो थी ट्रेड के लिए यूज़ करना स्टार्ट की थी उन्होंने। तो लार्ज स्केल जब ट्रेड होना स्टार्ट हुआ तो वो ऐसे हो नहीं पा रहा था जब तक उनके पास कोई ज़्यादा मनी होता, ठीक है। उसके बाद जब 17th सेंचुरी का एंड होता है तो उनके पास ज़्यादा कैपिटल की एक्यूमुलेशन हो जाती है, और 1750 तक यूरोपियन नेशंस जो है वो ट्रेड को बहुत ज़्यादा फेवर कर रही होती है, वो ट्रेड को डोमिनेट कर रही होती है एक्चुअली में। और इस इतने कदर के गुड्स बढ़ जाती हैं, सप्लाई इतना नहीं होता, ठीक है। गुड्स एंड सप्लाई का ये जो मैकेनिज़्म है इसको भी बैलेंस कर दिया इन्होंने। और अल्टीमेटली जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सब कॉन्टिनेंट की इतनी ज़्यादा मशहूर थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर होना स्टार्ट हो गई। तो दैट वाज द रीज़न कि ब्रिटेन में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों आया और किस तरीके से आया और फिर क्या हुआ। अब देखें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में अगर हम देखें तो उसमें हुआ क्या था, उसमें न्यू इन्वेंशंस हुई, न्यू मेथड्स, न्यू मैकेनिज़म्स, न्यू मशीनाइजेशन। ये सब चीज़ें जब बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स बढ़ेगी और इस तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और आपको पता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स की इंडस्ट्री वैसे ही बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर आपकी वही कॉमर्स आपका इंक्रीज़ होगा। जब आपका ट्रेड इंक्रीज़ होगा तो फिर आपका कॉमर्स इंक्रीज़ होगा। ब्रिटेन को क्या फ़ायदे थे कॉलोनी बनाने के सब कॉन्टिनेंट को अपनी? ब्रिटेन की तरफ से इंडियन आर्मी जो थी उसने वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया। ब्रिटेन के लोगों ने ब्रिटिश जो रूलर थे उन्होंने कहा इंडियन रूलर्स को कि वी विल प्रोवाइड यू वॉर इक्विपमेंट्स, वेपन्स, यूनिफॉर्म्स, मनी एंड सोल्जर्स इवन, आप हमारी तरफ से वॉर में लड़ें। तो दैट वाज बेनिफिशियरी। लेकिन उसके अलावा भी जो भी वॉर के डेब्ट्स थे या फिर वॉर में जो भी कुछ पे करना पड़ता था वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही करता था। तो दैट वाज द कैश काउ फॉर ब्रिटेन। उसके अलावा एक और मेन बात आपको बता दूं कि इंडियन इकोनॉमी जो थी वो मुग़ल एम्पायर्स में इतनी ज़्यादा थी, 27% ऑफ जीडीपी थी वर्ल्ड हेल्थ और ट्रेड के अंदर, ठीक है। 15th सेंचुरी में ये सीन था, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपका ब्रिटिश रूल एंड होता है तो आप देखते हैं कि 1% से भी कम जीडीपी जाके बचती है। तो दैट वाज द वे हाउ ब्रिटेन वाज बेनिफिटेड बाय कॉलोनाइजिंग इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब ब्रिटिश सिटीजन्स जो थे वो तो फ़ख्र करना स्टार्ट हो गए कि भाई वी आर प्राउड नेशन, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि हमसे ज़्यादा अमीर कोई लोग हैं ही नहीं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जो बातें रह गई हैं उनको भी रिपीट करते हैं और थोड़ा सा हम समराइज़ कर लेते हैं जो जो हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर हम इन्वेंशंस की बात करें तो लाइट बल्ब, स्टीम इंजन, टेलीग्राफ, एक्सरे, टेलीफोन, कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें जो हैं ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के एरा में ही इन्वेंट हुई हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो मोस्ट इफ़िशिएंट प्रोडक्शन होती है, चीप प्राइसेस होती हैं इसमें, इंक्रीज़ इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की पॉइंट हम लिख सकते हैं। उसके बाद मोटिवेशन होती है इसके थ्रू, बहुत ज़्यादा न्यू मॉडल्स आना स्टार्ट होता है, लोग सोचते हैं, ठीक है। क्वालिटीज़ इंक्रीज़ अच्छी होती है। अच्छा, एडवांटेजेस के अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। जैसे फार्मिंग लूज़ होना स्टार्ट होती है, ठीक है। मटेरियल जो ज़्यादा जब होता है तो उसकी जब डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाता है, तो ये इम्बैलेंस ज़्यादा हो जाता है क्रिएट। अच्छा, पोल्यूशन बढ़ना स्टार्ट होती है। ज़ाहिर सी बात है जब मशीन्स ज़्यादा होंगी, वो ज़्यादा काम करेंगी तो फिर उनका वेस्ट भी होगा। जब वेस्ट आपके एनवायरनमेंट में जाएगा तो फिर एनवायरनमेंट पोल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा वर्किंग कंडीशंस की पॉइंट हम कर देते हैं इधर ऐड। ग्रीड बढ़ जाती है ज़्यादा वेल्थ पाने की। तो दैट वाज ऑल। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को मैंने बहुत समराइज वे में आपको बताने की बहुत कोशिश की है।
इसके अलावा भी कोई अगर क्वेश्चन है तो यू कैन डिस्कस ऑन माई फेसबुक पेज। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बेशक। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो किसी और सब्जेक्ट में तो यू कैन कांटेक्ट मी। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।